दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 30 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं बिहार में मानसून के बारे में। तो बिहार में मानसून के प्रवेश के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के इन जिलों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। जी हां, मौसम विभाग ने बिहार के दरभंगा समेत बेगूसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, कैमूर और रोहतास में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जहां इन जिलों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के इन जिलों में कुछ भागों में अगले 24 घंटे में वज्रपात के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही बिहार के इन जिलों में तेज हवा करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की भी संभावना है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, सुपौल में अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात की वजह से कल 9 लोगों की जान चली गई है। जहां अलग अलग जिलों में इन लोगों की जान चली गई है। जहां सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान सहरसा जिले में गई है, जबकि मधुबनी और पूर्वी चंपारण जिले में एक व्यक्ति की वज्रपात की वजह से जान चली गई है। जी हां, वही मोतिहारी में 2 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों बिहार की सियासत 5 जुलाई को गरमाने की आहट है। जहां तेजस्वी यादव करीब 2 महीने के बाद दिल्ली से पटना लौट चुके हैं, जिसके बाद राजद की सक्रियता भी तेज हो चुकी है। जहां सियासी बयानबाजी लगातार तेज है, वहीं राजद 5 जुलाई को राजद जयंती समारोह मनाने की तैयारी है। जहां जिसे लेकर पार्टी के विधायकों और विधायक उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई। बैठक में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को आश्वासन दिया है और इशारों में ही बिहार में सरकार बनाने का संकेत भी दे दिया है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को पार्टी के एमएलए, एमएलसी और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे चेहरों की बैठक बुलाई। बैठक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास में हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की रणनीति राजद ने तैयार की है। इस दौरान यह फैसला लिया गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए राजद अपने 52वां स्थापना दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से मनाएगी, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली से जुड़ेंगे। वहीं इस बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस की तैयारी के साथ ही तेजस्वी यादव ने सियासी राग भी छेड़ा है। इस दौरान उन्होंने अपने विधायकों को तैयार रहने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह बिहार है, यहां 4 साल में 4 सरकारें बन सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हर चीज संभव है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप लोग जनता के बीच मुस्तैदी से खड़े रहिए। आने वाला समय और आने वाला कल आपका ही होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगले 3-4 महीनों में सरकार गिर जाएगी नीतीश की। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के दिल्ली से लौटने के बाद सरकार बनाने और गिराने को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। एक तरफ जहां तेजस्वी सहित कई राजद नेता सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। दोस्तों बिहार के सीमांचल में 4 जिले हैं, और वो है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। सीमांचल के इन जिलों में सब्जी का व्यवसाय काफी अच्छी तरीके से होता है, लेकिन इन दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते इन जिलों से सब्जियों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। इसके चलते सीमांचल में सब्जियों के दाम काफी अधिक बढ़ गए हैं, जबकि किशनगंज जिले के कुछ प्रखंडों में भी सब्जियों की खेती होती है, लेकिन बारिश के चलते सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते भी सब्जियों के दाम काफी अधिक हो गए हैं। सब्जियों के दाम अधिक होने के चलते लगभग सभी घरों में भोजन का जायका बिगड़ चुका है। कभी 1 किलो सब्जी खरीदने वाले लोग आज 250 ग्राम सब्जी खरीदकर गुजारा कर रहे हैं। किसी वक्त बिना सब्जी के ही भोजन कर रहे हैं। ऐसे में लोग सब्जियों के दाम बढ़ने से काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हरी सब्जियों का सेवन करने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। कोरोना काल में भी इसी सलाह के चलते लोग हरी सब्जियों को खाने में रुचि ले रहे थे, लेकिन बारिश के चलते सब्जियों का दाम इतना अधिक बढ़ गया है कि लोगों को सब्जी खरीदना काफी महंगा पड़ रहा है। सब्जी के साथ सरसों तेल और दाल के दाम में भी काफी उछाल आया है। इसके चलते लोगों को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य आदेश भी दिए हैं। आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है कि वे प्रवासी मजदूरों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें।
दोस्तों बिहार के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। जहां कई जिलों में तो लोग अपने गांव को छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं, वहीं कई नदियां अभी भी उफान पर है। ऐसे में जहां भी देखें लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। इसी बीच किशनगंज में नदी पार कराने के लिए एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर फिर उसे पानी पार कराया। इसका किसी ने वीडियो बना लिया जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह मामला किशनगंज जिला के दिगल बैंक प्रखंड में स्थित सिंगीमारी के पलसा घाट का है, जहां नई नवेली दुल्हन को गोद में उठाकर नदी पार कराना पड़ा। यहां नदी पर पुल बना होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। यह तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे एक दूल्हा नई नवेली दुल्हन को कंधे पर लेकर नदी पार कर रहा है। यह बताया जाता है कि यह वीडियो रविवार को पलसा गांव से बारात लौटने का है। दुल्हा शिव कुमार सिंह बहादुरगंज प्रखंड के लोहागारा पंचायत का रहने वाला है। यह शनिवार को दिगल बैंक प्रखंड के सिंगीमारी पंचायत बारात लेकर गया था। शादी करके रविवार को दिगल बैंक प्रखंड के सिंगीमारी घाट पर लौटते समय जब नाव से नई नवेली दुल्हन को गंदा पानी में नहीं उतारना पड़े, इसीलिए दूल्हे ने उसे गोद में उठा लिया। अब इसकी तस्वीर वायरल हो रहा है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों पटना में एसटीटी के अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि रिजल्ट में धांधली का आरोप हुए सभी अभ्यर्थी शुरू से ही लगाते आ रहे हैं। वहीं कल उन सभी ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचकर घेराव किया, साथ ही उनसे मिलने की मांग भी करने लगे, जिसके बाद प्रशासन का गुस्सा भी फूट पड़ा और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर खूब लाठियां चटकाई। यह जानकारी के मुताबिक पटना के इको पार्क के पास अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। दरअसल पुलिस अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोका था, लेकिन वे सभी काफी आक्रोशित थे और वे नहीं माने। तब पुलिस ने उन सभी के ऊपर लाठियों की बरसात कर डाली। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से भी बिहार के कई जिलों में एसटीटी के अभ्यर्थियों का रिजल्ट में धांधली और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। दोस्तों बिहार में अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वाम उग्रवाद विभाग ने देश के 11 राज्यों के 23 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त बताया है। इसमें बिहार के 6 जिले भी शामिल है। जहां अभी तक बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिनकी संख्या घटकर अब 10 रह गई है। अभी औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण जिला नक्सल प्रभाव की चपेट में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह विभाग और डीजीपी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। 1 जुलाई से ये जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस अब एक ही टेलीफोन नंबर पर उपलब्ध होंगी। कॉल करने पर सरकारी हो या फिर प्राइवेट एम्बुलेंस पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए घटनास्थल पर आ जाएंगे। सड़क हादसे में मौत की संख्या कम करने के लिए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार प्राइवेट और सरकारी एम्बुलेंस का स्वयं निगरानी करेगी और किराया भी एक समान होगा। दरअसल बिहार में सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी हो रही है। गोल्डन पीरियड यानी कि समय रहते घायलों को अस्पतालों में नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस कारण देश में सबसे अधिक 72% लोगों की जान सड़क दुर्घटना में बिहार में हो रही है। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्कूलों को खोलने के लिए प्लान बना लिया है। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा है कि अगर इसी तरीके से कोरोना की स्थिति में सुधार होता रहा तो फिर 6 जुलाई के बाद हालात सामान्य होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम अपने शिक्षण संस्थानों को खोल सकते हैं। हमें इन्हें कई चरणों में खोलना होगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हम विश्वविद्यालय खोलेंगे, दूसरे चरण में हम माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे, तीसरे चरण में हम प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोलेंगे, लेकिन उस समय की स्थिति का आकलन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों कांग्रेस महासचिव और केरल के पार्टी के प्रभारी तारिक अनवर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को काफी हल्के में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में घंटी थाली बजवाते रहे, जबकि महामारी ने 40 से 42 लाख लोगों की जान ले ली। कोरोना की 2 लहरों ने मोदी सरकार की कलाई खोलकर रख दी है। 3 दिनों के बिहार दौरे पर आए कांग्रेस नेता तारिक अनवर इन दिनों पटना में हैं। सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में वे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने श्वेत पत्र जारी करके सरकार को कोरोना से आगाह किया था,
लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय मजाक उड़ाया गया। यह सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 4 लाख लोग मरे हैं, जबकि मौत का यह आंकड़ा सही नहीं। यह सरकार मृतकों की स्वजन यानी कि परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं, मगर मृतकों के परिजनों को देने के लिए सरकार के पास 16,000 करोड़ रुपए नहीं है। यह महंगाई को लेकर भी तारिक अनवर ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है, मध्यम वर्ग पिस रहा है, पेट्रोल डीजल सरसों तेल जैसी चीजें इतनी महंगी हो गई है कि लोग सामान्य तरीके से भी जी नहीं पा रहे हैं। सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब लोगों से रोजगार छीन लिए जाएंगे तो वे अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करेंगे। दोस्तों, राजधानी पटना में मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव के दौरान एसटीटी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसमें कई छात्र घायल भी हुए। दिसंबर 2020 में एसटीटी पास करने वाले परीक्षार्थी छठे चरण के नियोजन में शामिल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इधर इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह सरकार लाठी वाली सरकार है, छात्र छात्रों पर लाठी चार्ज करवाती है, सरकार बेशर्म हो चुकी है, जनता से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है। जिस बर्बरता से लाठीचार्ज की गई है, नीतीश कुमार भीष्म पितामह हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों की भविष्य खराब कर रही है। दोस्तों, खाने वाले तेल में आया उबाल थमा है, जिन्हें 1 महीने में 10 से 25 रुपए प्रति लीटर की राहत भी मिली है, लेकिन भाव अब भी ऊंचे पर ही टिका है, जिससे आम उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हुई है। सरसों तेल का भाव 175 से 225 रुपए प्रति लीटर से गिरकर 165 से 200 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। जिन्हें 1 माह में इसमें न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम 25 रुपए की राहत मिली है। हालांकि साल 2020 के जनवरी की तुलना में सरसों तेल का भाव अब भी लगभग 90 रुपए प्रति लीटर अधिक है। जनवरी 2020 में सरसों तेल का भाव 90 रुपए से 110 रुपए प्रति लीटर के बीच था। जाहिर है जिन घरों में 5 लीटर सरसों तेल की खपत है उन्हें 450 रुपए प्रति माह अपना बजट बनाना पड़ा। यही हाल रिफाइंड का भी है। रिफाइंड के न्यूनतम भाव में 10 रुपए की राहत मिली है। 1 माह में न्यूनतम भाव 165 रुपए से घटकर 155 रुपए लीटर पर आ गया है, लेकिन अधिकतम भाव 220 रुपए लीटर पर ही टिका है। जनवरी 2020 की तुलना में रिफाइंड का भाव भी 70 से 90 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा है। दोस्तों, जानकारी नहीं होने की वजह से किसी चीज को खा लेने की वजह से आपको कितना खतरनाक हो सकता है, आपको इस वीडियो में अभी समझ में आएगा। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिले के नरारी थाना क्षेत्र में मशरूम खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ गई। जी हां, वे बेहोश हो गए, जिससे परिजन काफी घबरा गए। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जी हां, बिहार के औरंगाबाद के नरारी थाना क्षेत्र के कुसा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब देहाती मशरूम खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्य बेहोश हो गए। जी हां, हालात बिगड़ती देखकर ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। इस बिंदु पर परिजनों ने बताया है कि हमारे घर के कुछ बच्चे बगल के गांव में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल में शिक्षक द्वारा उन्हें मशरूम खाने और फिर उसके फायदे के बारे में बताया गया। इसके बाद बच्चे घर के पीछे उगे मशरूम लेकर आ गए, जी हां, और घर में इसकी सब्जियां बनाने लगी। खाना खाने के 1 घंटे के बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में ग्रामीण की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हां, आपको बता दूं कि मशरूम की कई प्रजातियां पाई जाती है और उनमें से केवल कुछ प्रजातियों के मशरूम ही खाने योग्य होते हैं। इसको बनाने के दौरान कई तरह की सावधानी भी रखनी पड़ती है। कई तरह के मशरूम जहरीले भी होते हैं। मशरूम को पकाने और फिर खाने की विधि अन्य सब्जियों से अलग होती है, इसीलिए अगर ज्यादा जानकारी ना हो तो फिर इसका सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव अपने बेबाक अंदाज के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। जी हां, बाबा रामदेव राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय देते हैं। जी हां, एक ऐसा ही रामदेव का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा था, जिसमें वे कहते हैं कि मैं चाहता तो पीएम या फिर राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन मुझे यह पद नहीं चाहिए। अब रामदेव ने एक अन्य ट्वीट किया है। रामदेव ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि प्रकृति की इंजीनियरिंग देखिए। रामदेव के इस ट्वीट पर लोगों की अलग अलग प्रक्रिया सामने आई है। एक ट्विटर यूजर जहीर शेख ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बाबा जी, पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आंदोलन करें और लोगों का मार्गदर्शन करें। विनोद पंडित नाम के एक यूजर ने इस ट्वीट पर लिखा है कि प्राकृतिक इंजीनियरिंग तो देश सालों से देख रहा है। आप कांग्रेस को सत्ता से हटाकर काला धन लाकर हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, 7 साल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ये यूनिवर्सिटी।
दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से निजात पाने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि एथेनॉल पर गाड़ियां दौड़ने वाली है। एथेनॉल आधारित गाड़ियां यानी कि फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों को जल्द हकीकत बनाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। जहां सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह सरकार अब वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहन कर रही है कि वे आगे आए और फ्लेक्सी फ्यूल वाहन बनाएं। इसके तहत वाहन निर्माताओं से एथेनॉल मिश्रित फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों को बनाने और फिर उनकी टेस्टिंग और इसके लिए जरूरी मापदंडों की रूपरेखा जारी की गई है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन पर मंत्रालय ने पब्लिक और स्टेट होल्डर से 30 दिन के अंदर सुझाव भी मांगे हैं। जहां ब्राजील, कनाडा और अमेरिका में ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल ईंधन का उत्पादन कर रही है। इन देशों में ग्राहकों को 100% पेट्रोल या फिर 10% बायो एथेनॉल का विकल्प मुहैया करवाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में राजद के बाद चिराग गुट वाले लोजपा और पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने भी प्रवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी है। राजद ने कल ही 19 प्रवक्ताओं की सूची जारी की थी। इस पर तंज कसते हुए जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि उनकी पार्टी के साथ प्रवक्ताओं से डरकर राजद ने पूरी फौज उतार दी है। अब चिराग गुट प्रदेश लोजपा के अध्यक्ष राजू तिवारी की ओर से भी 19 प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई है। जन अधिकार पार्टी ने भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के लिए 19 प्रवक्ताओं की सूची जारी कर दी है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जहां अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो फिर जदयू अकेले 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। जहां यूपी में जदयू के प्रभारी केसी त्यागी का कहना है कि पिछले दिनों इस संबंध में उनकी वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है। बातचीत को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने की संभावना है। आपको बता दूं कि एक समय अपना दल के साथ समझौता करके जदयू ने यूपी में चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। जब पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू ने काफी तैयारी की थी, लेकिन आखिर समय में यह तय हुआ कि यह यूपी में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगा। दोस्तों, दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जी ऐसे में अब बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन की जमीन पर देश का सबसे बड़ा इको पार्क विकसित किया जा रहा है। जी कुल 885 एकड़ जमीन पर फैले इस अद्भुत पार्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। इस पार्क को डेवलप करने वाले प्रोजेक्ट डेवलपर का मानना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क होगा, जो कि न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से भी बड़ा विकसित किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको डेवलप कर रही है। इको पार्क में योग केंद्र, जॉगिंग ट्रैक, फव्वारे, चिड़ियाघर और हजारों पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ 12 अलग अलग तरीके के पार्क बनाकर दिल्ली के पर्यावरण को एक बड़ी उपलब्धि प्रदान करने जा रही है। इससे दिल्ली के प्रदूषण पर काबू पाने और पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, लोजपा में चाचा भतीजी की लड़ाई जारी है। जहां लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई और सांसद पशुपति पारस और पासवान के बेटे चिराग पासवान में राजनीतिक लड़ाई फिर से सुलझ पाना मुश्किल हो गया है। जहां चाचा के साथ जारी उठक पटक के बीच पार्टी के नेता चिराग पासवान सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। जहां इसे उन्होंने शहर का निजी दौरा करार दिया। हवाई अड्डे पर पहुंचे चिराग पासवान उस सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते नजर आए हैं, जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्या वे एक वरिष्ठ भाजपा नेता से मुलाकात करने अहमदाबाद आए हैं, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा है कि वे निजी दौरे पर अहमदाबाद आए हैं। वहीं चिराग पासवान भाजपा नेता के एसजी हाईवे स्थित दफ्तर पहुंचे, जहां इनकी लंबी बातचीत चली। इस मुलाकात के बाद ये अटकलें शुरू हो गई है कि चिराग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने इशारों में भले ही तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया हो, लेकिन अहमदाबाद में इस मुलाकात के बाद सियासी समीकरण फिर से अलग हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेता से मुलाकात की है। दोस्तों, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दिए गए अपने एक बयान में कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार 2 से 3 महीने में गिरने वाली है। अब इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। हालांकि इस बयान के बाद नीतीश कुमार की तरफ से तो कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एनडीए के अन्य नेताओं की बेचैनी सहज ही समझी जा सकती है। तेजस्वी यादव के हल्के फुल्के अंदाज में कहे गए इस बयान के बाद जेडीयू प्लस बीजेपी के कद्दावर नेताओं में बौखलाहट का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से लेकर जेडीयू के आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा तक ने तेजस्वी यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यही नहीं, जीतन राम मांझी तक को एक तरह से अपनी सफाई पेश करनी पड़ी और यह बयान देना ही पड़ा है कि एनडीए सरकार पर कोई खतरा नहीं है। हाल ही में आरएलएसपी छोड़कर जदयू में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीधे तौर पर यह दावा किया है कि अगले 5 साल तक नीतीश सरकार को दुनिया की कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती।
दोस्तों, देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून इस समय सुस्त पड़ गया है। इसके चलते उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की जगह तेज धूप और गर्मी हो रही है। मौसम गर्म होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि कुछ राज्यों में आज मौसम गर्म रहेगा। तेज धूप के कारण गर्मी में इजाफा होगा। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा। वही मौसम विभाग की माने तो बिहार के अधिकांश जिलों में आज तेज बारिश हो सकती है। आज बिहार के अररिया, सुपौल, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में बारिश होने की संभावना है। वही पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आसपास के इलाकों में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान जताया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते जानकारी दी थी कि देश में मानसून की रफ्तार थम गई है। इसके कारण दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून जुलाई की शुरुआत में पहुंचेगा। दोस्तों, पंजाब में चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में उन्होंने इस दौरान अमरिंदर सिंह सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब के लिए 3 बड़े ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो फिर पंजाब में हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री में दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। इसके अलावा उन्होंने पुराने सारे बिजली के बिल माफ करने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार बनते ही पहला काम 300 यूनिट बिजली माफ करने का होगा। पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे बिजली देने के काम में समय लगेगा। दोस्तों, भारत में 5G नेटवर्क का ट्रायल शुरू हो चुका है। हाल ही में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने क्रमशः मुंबई और गुड़गांव में अपने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की थी। इसके अलावा उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया और राज्य के स्वामित्व वाली MTNL जैसी अन्य कंपनियां भी जल्द अगली पीढ़ी के नेटवर्क का परीक्षण शुरू करने वाली है। हालांकि अभी स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दूरसंचार विभाग इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को अगले साल कर सकता है। इस बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में कब और कौन 5G नेटवर्क की शुरुआत करेगा। भारतीयों को अगले साल 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 5G नेटवर्क लॉन्च कर सकते हैं। न्यूज वेबसाइट द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि 5G नेटवर्क अगले साल अगस्त के आसपास शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए कितने लोगों की किस्मत बदलती है इसे बताने की जरूरत नहीं है। 5वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की कहानी सोशल मीडिया के जरिए इस तरह वायरल हुई कि उसके सपनों को पंख लग गए। मामला झारखंड के जमशेदपुर का है, जहां 5वीं में पढ़ने वाली 11 साल की तुलसी कुमारी सड़क किनारे आम बेचती है। कोरोना की वजह से तुलसी की पढ़ाई रुक गई क्योंकि ऑनलाइन क्लास के लिए उसके पास मोबाइल नहीं था। यह तुलसी की कहानी जब मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हुई तो उसकी किस्मत ही बदल गई। एक शख्स ने तुलसी से 12 आम खरीदे। मात्र 12 आम खरीदी और इसके बदले में 1.25 लाख रुपए दिए। आम कोई खास विशेषता वाले नहीं थे, लेकिन तुलसी की पढ़ाई के प्रति जज्बे को देखकर शख्स ने 12 आम इतने महंगे दामों में खरीद लिए। खबर के मुताबिक तुलसी की पारिवारिक हालात इतनी अच्छी नहीं थी कि वह एक स्मार्टफोन ले सके। इस वजह से उसकी पढ़ाई बंद हो गई। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए तुलसी ने आम बेचने का फैसला किया और पैसे जुटाना शुरू कर दिए। तुलसी हर रोज सड़क किनारे आम बेचने लगी और जल्द ही उसकी कहानी वायरल होते ही मुंबई के रहने वाले वैल्यूएबल एडवर्टाइजमेंट कंपनी के वाइस चेयरमैन अमैया हेते तक पहुंची। तो उन्होंने तुलसी की मदद करने का फैसला लिया और फिर 12 आम 1,20,000 रुपए में खरीद लिए। इस मदद के बाद तुलसी बेहद खुश हैं और उसने एक स्मार्टफोन खरीद लिया है। तुलसी ने बाकी पैसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बचा लिए हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक परिवारवाद दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में स्थानीय निवासी और परिवादी तमन्ना हाशमी ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दायर परिवारवाद में आरोप लगाया है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों में कच्चे तेलों की कीमत कम होने के बावजूद भी लगातार एक साजिश के तहत पेट्रोल डीजल ज्यादा दामों पर बेचे जा रहे हैं। तमन्ना हाशमी, जिन्होंने परिवारवाद दर्ज कराया है, उन्होंने कहा है कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से लोग भयभीत और आक्रोशित हैं।
दोस्तों पटना में बहने वाली गंगा सोन नदी के जलस्तर में सोमवार को भी कमी दर्ज की गई है, लेकिन पुनपुन के जलस्तर में वृद्धि जारी है। इससे बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। गंगा और सोन के पानी में आई कमी के बाद भी इनके जलस्तर और खतरे के निशान से ज्यादा दूरी नहीं है। सोमवार की शाम तक पटना के सभी तटबंध सुरक्षित थे। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की कई टीमें लगातार सक्रिय हैं। दोस्तों मछली पालन की नई नई तकनीकों से बिहार के मत्स्य किसान रूबरू होंगे। इसके लिए बिहार सरकार उन्हें विभिन्न जिलों में मछली पालन के क्षेत्र में हो रहे अच्छे और सफल प्रयोग को दिखाएगी। जी हां, सरकार अपने खर्च से किसानों को बताएगी कि वे कैसे नई नई तकनीकों से मछली पालन करके कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस योजना का मकसद बिहार में मछली उत्पादन और किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। इसको लेकर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस साल 4 करोड़ 32 लाख खर्च करने की स्वीकृति भी दे दी है। बिहार के 12,000 किसानों का राज्य के अंदर भ्रमण कराया जाएगा। यह 30 किसानों की अलग अलग 400 टीम बनाकर उन्हें विभिन्न जगहों पर ले जाया जाएगा। जिलों में विकसित किए गए तालाब, अदर भूमि का विकास, बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन आदि किसानों को दिखाया और फिर बताया जाएगा। यह किसानों का चयन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके किया जाएगा। इसमें वैसे मत्स्य किसान का चयन किया जाएगा जो निजी पट्टा पर अथवा सरकारी तालाब जलस्तर में मछली पालन कर रहे हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपना सियासी आधार बनाने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी की नजर भले ही सूबे की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर तक में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सूबे की इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की खास नजर है, जहां से चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि 2022 में पार्टी ने सूबे की जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। यूपी की 75 जिले में से 55 जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जिनमें से ज्यादातर सीट पश्चिमी यूपी के हैं। इसलिए पश्चिमी यूपी में हम अपने 60% कैंडिडेट उतारेंगे और पूर्वांचल में 30% होंगे, जबकि सेंट्रल यूपी में हम 10 से 15 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिनमें कानपुर, लखनऊ, सीतापुर और सुल्तानपुर जिले की सीटें शामिल है। दोस्तों बिहार में एसटीटी की मेरिट लिस्ट सरकार के लिए सरदर्द बन गया है, जिसमें सरकार अपने ही बयान को लेकर बुरी तरीके से गिर गई है। मंगलवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंच गए और फिर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थी वीवीआईपी जोन में पहुंच गए और हंगामा किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां चटकाई, जिसके बाद यहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी हंगामे और अराजक स्थिति पैदा करने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कड़ी निंदा की है और एसटीटी 2019 के संदर्भ में कई बातें साफ की हैं। यह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि एसटीटी अभ्यर्थियों को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। अभ्यर्थी किसी भी बहकावे में नहीं आए, गुमराह ना हो। मैंने पहले भी कहा है और दोबारा भी साफ कर रहा हूं कि एसटीटी अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एसटीटी की परीक्षा जितने लोगों ने भी पास की है वे सभी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन देने के लिए हकदार हैं। वही मेरिट लिस्ट को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो मेरिट लिस्ट पहले निकाली गई थी वह पात्रता की मेरिट लिस्ट थी, यह नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। अभ्यर्थी किसी भी बहकावे में ना आए और किसी दूसरे कारण कोई विवाद पैदा ना करें, इसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ सकता है। दोस्तों 1 जून से बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव और नए नियम लागू हो रहे हैं, जहां खासकर प्रमुख सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं। इस बदलाव के बाद बैंक से कैश निकालने वाले पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही चेक स्लिप और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। साथ ही चेक बुक, एटीएम से जुड़े नियम और IFSC कोड भी बदल रहा है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1 जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्ज लागू होंगे।
इनमें एटीएम विड्रॉल, चेक बुक, मनी ट्रांसफर और दूसरे ट्रांजैक्शन शामिल है। ये सभी चार्ज 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद 4 बार मुफ्त कैश विड्रॉल के बाद चार्ज लगेगा। यह खास बात यह है कि ब्रांच और एटीएम दोनों जगह से ट्रांजैक्शन को एक साथ गिना जाएगा। इस तरीके से महीने में 4 ही ट्रांजैक्शन फ्री है, चाहे बैंक से करे या फिर एटीएम से। कैश निकालने पर 15 रुपए प्लस जीएसटी भी चार्ज लगेगा। दोस्तों, बिहार में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य सामग्रियों के बड़े दाम, बस ऑटो का भी बढ़ा गया है। लॉकडाउन के बाद अब पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। 6 महीने में ट्रकों के भाड़े में 25 से 30% बढ़ोतरी से खाद्य समेत अन्य सामग्रियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। महंगाई के चलते दाल, प्याज, आलू और खाद्य तेल खरीदने में दिन में तारे नजर आने लगे हैं। बस, ऑटो और अन्य सवारी गाड़ियों का भाड़ा भी तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।